So let us go ahead with next question. That is question number 20. The sum of two forces acting at a point is 16 Newton. सम जब बोला होता है तब सीधा सीधा पहले वेक्टर के और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन है. There is a difference between calling resultant मतलब a बार प्लस b बार और सम मतलब a प्लस b. तो जब सम बोला है मतलब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जाके ये भी बोला होगा रिजल्टेंट. अभी क्या बोला है? द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन. द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन. आ गया, रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स. रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर है मिनिमम ऑफ द टू फोर्सेस को. तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास दो फोर्सेस है. एक को हम बोल देंगे ए बार, दूसरे को बोल देंगे हम लोग बी बार. सम ऑफ टू मतलब ए और बी के मैग्नीट्यूड का एडिशन है 16 न्यूटन. इक्वेशन नंबर 1 है. तो समझा? क्वेश्चन में पूछा था दोनों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करो. अब दो फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको दो इक्वेशन लगेंगे, क्योंकि यहाँ दो अननोन है तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको चाहिए टू सॉल्व. एक तो मिल गया. अब टास्क इज टू फाइंड आउट सेकंड वन. दूसरा इक्वेशन मिलेगा तो सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट ए एंड बी. बट एडिशनली एक चीज और बोली है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8 न्यूटन. दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. आर की वैल्यू है 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. नाउ a plus b equal to 16 and 8 equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So if you are able to find out what is cos theta, अगर cos theta मिल गया तो ये भी a plus b a minus b ऐसा कुछ फॉर्म में आ सकता है. तो एक इक्वेशन वो, दूसरा इक्वेशन ये सॉल्व करके आपको मिल जाएगा a एंड b. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों वेक्टर्स में एंगल बताया नहीं. अगर बताया होता तो हो जाता. इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन. किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का डायरेक्शन. दो वेक्टर्स में एंगल नहीं. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस. तो दो कौन से फोर्स थे? ए एंड बी. अब हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई एक फोर्स छोटा है. लेट अस से ए इज लेस देन बी. अगर ए इज लेस देन बी है तो ये अगर ए है, रिजल्टेंट किसको परपेंडिकुलर है? स्मॉल को. तो स्मॉल कौन है? ए है. तो रिजल्टेंट कैसा आएगा? ऐसा आएगा. सो यू विल हैव दिस एज रिजल्टेंट आर. दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. दिस इज वेक्टर ए बार. करेक्ट? राइट? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से जहां पे पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा वेक्टर जहां खत्म होता है वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर भी खत्म होता है. तो ऐसा आएगा. Because according to triangle law of vector addition, resultant vector starts from the tail मतलब initial point of first vector and ends at head मतलब end point of second vector. तो ये आ गया आपके पास b बार. तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. रिजल्टेंट वेक्टर r किसको परपेंडिकुलर था? स्मॉल को. स्मॉल कौन है? a. तो a बार एंड r बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो तीसरा साइड है मतलब हाइपोटेन्यूज है वो कौन होगा? b होगा. राइट? तो जस्ट इन वन सेंटेंस दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि क्या होने वाला है. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर. तो अज्यूम ए या बी में से एक स्मॉल. हमने अज्यूम कर लिया ए स्मॉल. तो ऐसा ट्राइंगल बन गया. अब इसको फिलहाल यहाँ पे रखते हैं. थोड़ा सा आपको वेक्टर्स का बेसिक पहले बताना पड़ेगा. हम जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना तो देयर आर टू रूल्स दैट वी यूज, टू लॉज, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली दोनों डिफरेंट है नहीं, दोनों सेम है. अभी इसे बुक में लिख देते हैं दो लॉ. तो दो लॉ है नहीं, दो लॉ. ये पहला वेक्टर है. पहला वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है. तो ये बन गए दो साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल. These are two sides of incomplete triangle. Then the resultant is the third side of this incomplete triangle. Good. Look, इसको आपको समझना कैसे है. When two vectors are represented
और ये टू वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने चाहिए. दे शुड बोथ बी इधर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स. You cannot have one force and other displacement. When two vectors of the same type are represented in magnitude and direction with two sides of incomplete triangle taken in order, क्योंकि जहां पहला खत्म हुआ वहां पे दूसरा स्टार्ट हुआ, तो taken in order होना चाहिए. Then the third side represented in magnitude and direction gives you resultant. तो ये जो पहला साइड था ए बार, ये एक वेक्टर था. जो दूसरा साइड था बी बार, ये एक वेक्टर था. इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? आर बार. वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ पहले वेक्टर के टेल से. कहाँ खत्म हुआ? दूसरे वेक्टर के हेड पे. अब इसमें और पैरेललोग्राम लॉ में डिफरेंस क्या है? इसमें और पैरेललोग्राम लॉ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये दो साइड्स थे इनकम्प्लीट ट्राइंगल के, वहां पे दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. तो द टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज एट द सेम पॉइंट. ऐसा है. तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल. अभी क्या था? पहले दो साइड से इनकम्प्लीट ट्राइंगल था, अब ये दो साइड से ये इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम है. तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कैसे करोगे? आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं. तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम. तो आपने पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया. उसको कंप्लीट करने के बाद जो डायगोनल था वो क्या देगा आपको? रिजल्टेंट. तो दिस इज द रिजल्टेंट. यहाँ तक क्लियर? तो ट्राइंगल लॉ में थर्ड साइड इज रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल इज रिजल्टेंट. बट दोनों ये अलग अलग है ही नहीं. दीज आर द टू सेम रूल्स. और अगर ये दोनों सेम रूल है तो जो फॉर्मूला आप एक केस में डिराइव करते हो वही फॉर्मूला आप दूसरे केस में यूज कर सकते हो. अब सेम कैसे है? वाई दे आर सेम? यू मस्ट नो. वेक्टर के पास दो चीजें होती है. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन. अब जब तक मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड या उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता तो आई हैव द पावर टू टेक इट एनीवेयर आई वांट. मैं जहां चाहूँ वहां रखूं. यहाँ रख दिया, अभी भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है. यहाँ रख दिया तो भी चलेगा. तो यहां से उठा के यहाँ रख दिया तो भी चलेगा. वहां पे दो साइड्स थे ट्राइंगल के, यहाँ पे ये दो साइड बन गए पैरेललोग्राम के. राइट? तो जब वेक्टर को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, तो जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, ऐसा किसने बोला? उसको सेम पॉइंट पे रख दो. सेम पॉइंट पे रखा तो ये इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम है. इसको कंप्लीट किया था, फिर कंप्लीट पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या आया था? रिजल्टेंट. व्हिच मींस दैट दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग्स. तो कोई अलग अलग रूल है नहीं. इसके लिए अगर आप बुक देखोगे तो किसी भी बुक में आपको ट्राइंगल लॉ के केस में रिजल्टेंट का ना एम्पलीट्यूड, इसका रिजल्टेंट का ना आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करके देते हैं, ना डायरेक्शन फाइंड करके देते हैं. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट किस में फाइंड करते हो? पैरेललोग्राम में. क्योंकि ये आपको समझना है कि दोनों एक ही है. वहां पे डिराइव किया कि यहाँ पे डिराइव किया, एक ही बात है. और ये क्या आता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ये एंगल है थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू ओरिजिनल वेक्टर्स जिनका एडिशन हो रहा है. वो वेक्टर्स किसका एडिशन हो रहा है? ए बार एंड बी बार का. इसमें और एक एंगल इन्वॉल्व है. दैट एंगल इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब अल्फा. रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे दो एंगल्स है. थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल. और ये जो एंगल है इसका फॉर्मूला आप डिराइव करोगे. वेल बाय द वे, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, तो वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यहाँ तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया. डायरेक्शन किससे बनाओगे? एंगल से. मैंने बताया था, अगर मैंने बोला कि आई एम ट्रैवलिंग 45 डिग्रीज, तो 45 डिग्री ऑफ ईस्ट इज नॉर्थ ईस्ट. करेक्ट? 45 डिग्री डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज हो तो साउथ ईस्ट, एंटी हो नॉर्थ ईस्ट. तो एंगल्स डू गिव यू डायरेक्शंस. तो अगर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है तो कौन निकालना है? अल्फा. तो अल्फा का एक हमने फॉर्मूला डिराइव किया था जो था tan अल्फा इक्वल टू
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर F1 F2 फोर्स देते तो वहां लिखते F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। डी और ई लेते तो E साइन थीटा अपॉन डी प्लस ई कॉस थीटा। एक्स और वाई लेते तो y साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? रिजल्टेंट का एंगल कितना है ए बार के साथ? अल्फा। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा कितना है? 90 डिग्री। तो हमको मिल जाएगा tan ऑफ 90, tan ऑफ 90, क्योंकि tan ऑफ अल्फा का फॉर्मूला क्या था अभी बताया, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास tan 90 इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट इज tan 90? Infinity 1/0, because it is sin 90 by cos 90. So it is sin 90 by cos 90. Sin 90 is 1, cos 90 is 0, मतलब 1/0 equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Cross cross a plus b cos theta equal to 0, क्योंकि 0 into b sin theta is 0। मतलब यहां से आपको मिल गया b cos theta equal to माइनस ए, मतलब cos थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम लोग cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये था आपके पास 8 था ना, 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा कितना है? माइनस ए बाई बी। बी कैंसल, वो कॉस थीटा माइनस ए बाई बी था तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो 8 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर? तो क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Then squaring on both sides. So if you square on both sides, you get 64 equal to b square minus a square. But b square minus a square is b minus a into b plus a. लेकिन b plus a था 16, इक्वेशन नंबर 1, तो 16 1 जा एंड 4 जा, तो b minus a equal to 4, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दो। इक्वेशन 4 क्या है? b माइनस ए इक्वल टू 4, वो क्या था? b प्लस ए, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 16। ऐड करोगे तो 2b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू, अगर b 10 है तो a 6 आएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 10 माइनस a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का सिर्फ मेथड याद रखो। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए, एक दिया था दूसरा फाइंड किया हमने। दूसरा फाइंड करने के लिए हमको रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। If vectors PQ and R have magnitudes 5, 12, 13, जैसे आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा 5, 12 एंड 13, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो P, Q और R में से R इज नथिंग बट रिजल्टेंट, मतलब हाइपोटेन्यूज। यूजिंग and P bar plus Q bar equal to R bar, the angle between Q and R is, हमको वेक्टर्स दिए हैं 3। if P, Q and R have magnitudes 5, 12 and 13 units, P bar and Q bar का addition, P bar plus Q bar equal to R bar, the angle between Q bar and R bar is, Q और R में एंगल। तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सपोज ये P वेक्टर है, दिस इज अ P वेक्टर, this is P bar, okay, then
एक वेक्टर होगा आपका कौन सा Q और एक होगा R, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है? R, करेक्ट। तो ये कौन आ गया? ये Q, और हाइपोटेन्यूज कौन आएगा? R। तो हाइपोटेन्यूज इज R, दैट इज रिजल्टेंट इज दिस R। सही है। आपको एंगल क्या पूछा था? एंगल बिटवीन Q एंड R। तो मान लो ये जो एंगल बिटवीन Q एंड R है, ये कौन है? थीटा। तो इफ आई टेक cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा? Adjacent upon adjacent is Q, hypotenuse is R. So what will be theta? Cos inverse of Q by R. What is the value of Q? देखो, सबसे बड़ा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये सबसे छोटा है मतलब 5, ये कौन है? 12। तो व्हाट इज Q? तो cos इनवर्स ऑफ 12 by 13, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल। इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम वेक्टर से सॉल्व करेंगे नहीं। वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो अब इसको, बट यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर से कैसे करोगे? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pqr cos थीटा। आपके पास p, q और r सबकी वैल्यू है, तो पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ q, पुट वैल्यू ऑफ r एंड फाइंड आउट cos थीटा। So but this is how you should be doing. Simple. Done. तो ये अप्रोच कब अप्लाई होगा? जब आपके बेसिक्स क्लियर है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें 3 वेक्टर्स दिए थे, हमको देखना था कि 3 वेक्टर्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर, जब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद 13 बीइंग द हाइपोटेन्यूज, 5 बीइंग द वन साइड एंड 12 इज द अदर साइड। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया होगा या याद नहीं आ रहा होगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन भी है। आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि आर ये पी और क्यू का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? 13। पी की वैल्यू कितनी है? 5। क्यू कितना है? 12। तो 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो 13 इक्वल टू दिस इज 25 प्लस 144, 169, 120 cos theta. Correct. Squaring on both sides. If you square on both sides, कितना आएगा? 169 equal to 169 plus 120 cos of थीटा। अब होगी गड़बड़ यहाँ पे, करो तो इसको गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आया? हाँ, तो cos थीटा आपके पास क्या आ गया? 0, क्योंकि ये 0, 120 भी शिफ्ट होके 0, तो थीटा इज, तो थीटा तो 0 है, तो बराबर है ना। थीटा कितना है? नहीं, cos थीटा 0 है, थीटा कितना है? तो सही बात है। क्यों सही बात है? तुमको दिखा नहीं यहाँ पे पी और क्यू परपेंडिकुलर है, और जब तुम ऐसा लिखते हो तो ये थीटा पी और क्यू में एंगल होता है। हमको एंगल पी और क्यू में पूछा था क्या? किसने पूछा था? दैट इज वाई ये मेथड मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप यहाँ से अल्टीमेटली सॉल्व करके थीटा फाइंड कर लोगे, बोलोगे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है वो पी और क्यू में है। पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, और आपको पूछा है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, राइट। तो हर बार रिजल्टेंट सुन के डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे जाना नहीं, यू हैव टू थिंक वाइजली कि क्वेश्चन क्या है। तो समझ में आया? तो ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको करके वही पता लगेगा जो ऑलरेडी हमको ग्राफ से, ग्राफ मतलब वो ट्राइंगल से मिल गया। ऐसा भी करोगे तो भी फिर इसके बाद यही डायग्राम ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू 90 मतलब पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर, तो पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट इज हाइपोटेन्यूज, तो वो तो हमने डायरेक्टली कर दिया ना। गुड, तो ये मेथड यूज करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इज इंटरेस्टिंग। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A. Resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A. Resultant of two vectors P and Q is perpendicular to vector P. ऐसा भी आता है, right?
ए और बी दो वेक्टर्स थे, रिजल्टेंट किसको परपेंडिकुलर था, ए को। यहाँ पे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो दो केस बनते हैं ओवरऑल। एक होता है जिसमें जिसमें रिजल्टेंट दोनों में से एक वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। एक केस बनता है जिसमें एक वेक्टर दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A and its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. The angle between A and B is good. तो सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ A and B, रिजल्टेंट ऑफ A and B, तो रिजल्टेंट ऑफ A and B क्या है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। गुड, राइट, ये रिजल्टेंट है। बट रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, b/2, ऐसा बोला है ना, रिजल्टेंट इज हाफ इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू वेक्टर b, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो b/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी आपको, क्या था एडिशनल इंफॉर्मेशन, a को परपेंडिकुलर है, कौन परपेंडिकुलर है, r is perpendicular to A, बराबर। तो इस केस में ये जो R वेक्टर है रिजल्टेंट, ये A को परपेंडिकुलर है। अगर ये A को परपेंडिकुलर है तो B के लिए ऑप्शन हाइपोटेन्यूज का ही है। नाउ इन दिस केस रिजल्टेंट इज नॉट हाइपोटेन्यूज बट द अदर वेक्टर B इज हाइपोटेन्यूज। ज्यादा क्लियर, श्योर, पक्का। ये जो थीटा आप लिखते हो, ये थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, बराबर। तो व्हाट इज कॉस थीटा, ए अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या आ गया यहाँ से, ए अपॉन बी, बराबर। श्योर, एक बार और सोच लो, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हुआ गए। नो आइडिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने जो लिखा है ये गलत क्यों है, आई टेल यू। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको ये बताया था कि एंगल कभी भी आप पॉजिटिव एक्स से मेजर करते हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। दैट इज वेयर यू वेंट रॉन्ग। तो यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल पॉइंट गिवन टू यू, क्योंकि आपने लिख दिया कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू a/b, जो a/b आएगा नहीं, जो माइनस a/b आएगा। करेक्ट, क्या आएगा वो, माइनस a/b आएगा। तो माइनस a/b कैसे आएगा, अभी ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वापस एक बार क्वेश्चन देख लो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। ऐसा तब पॉसिबल होता है when you have angle as obtuse, not acute. Good, yes or no, 100%, श्योर। अभी ठीक है, तो ये cos ऑफ थीटा a/b आएगा कि माइनस a/b आएगा, माइनस a/b आएगा। सही है। जिनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं और एक भाषा में समझाता हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज ही है वो। ये थीटा है तो ये कितना है, बराबर, सही है, गुड। तो मुझे बताओ व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा की प्लस कॉस थीटा, दैट्स इट। लेकिन कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन, तो ये क्या आ गया, a/b। लेकिन अभी आपने बोला कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज, तो ये क्या आ जाएगा, a/b। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो मैं ये सीधा बता रहा था आपको कि जब एंगल ऑब्ट्यूज बनता है तो कॉस थीटा a/b नहीं होता, माइनस a/b होता है। तो अगली बार से याद रखना, अगर दो वेक्टर है p बार एंड q बार, और रिजल्टेंट अगर p बार को परपेंडिकुलर है, p बार को,
तो cos थीटा कितना, माइनस पी बाई क्यू, माइनस पी बाई क्यू। अगर दो वेक्टर है लेट अस से x एंड y, और अगर रिजल्टेंट y को परपेंडिकुलर है तो cos थीटा कितना है, माइनस वाई बाई एक्स। रीड दिस क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, हम पहले वो कर लेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज परपेंडिकुलर टू पी बार, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, माइनस पी बाई क्यू। तो अभी एज अ रूल याद रखो, तो ये सारा का सारा टाइम बचेगा। अगर दो वेक्टर्स है डी एंड ई, रिजल्टेंट वेक्टर डी बार को परपेंडिकुलर है, माइनस डी बाई ई, अगर ई को परपेंडिकुलर है माइनस ई बाई डी। गुड। तो अभी नेक्स्ट टाइम से रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो cos थीटा इज माइनस ए बाई बी। अब ये जो माइनस ए बाई बी है इक्वेशन नंबर 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये b बाई 2 था, ये b बाई 2 है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि cos थीटा है माइनस ए बाई बी। तो ये माइनस ए बाई बी का माइनस पहले ही वहां लिख दिया, या तो यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पे वैसे भी माइनस करना पड़ेगा, तो एक ही बात है, b और b हो गया कैंसल। तो b बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को यहाँ लाओ, बी स्क्वायर बाई 4 को वहां लेके जाओ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो a बाई बी इक्वल टू रूट 3 बाई 2। हमको चाहिए था एंगल, और एंगल क्या था, एंगल क्या था, माइनस, लेकिन a बाई बी कितना आया, मैंने कल ही बताया, अगर cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ आए तो एंगल होता है 120 डिग्री, अगर cos थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2 आए तो एंगल होता है 150 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, तो 150 डिग्री आना चाहिए, 150 डिग्री आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, तो 23 का ऑप्शन बी तो ऑलरेडी सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है, पे प्रॉपर अटेंशन हियर। A plane is revolving around the earth with a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इन्होंने ऐसा वर्ड जब यूज किया, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब इट्स स्पीड इज सेम एट एवरी पॉइंट, मतलब इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूसीएम है। यूसीएम में स्पीड तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। क्या बोला है, a plane is revolving around the earth with a speed of 100 km per hour at a constant height from the surface of earth. The change in the velocity as it travels half circle. एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको याद होगा हमने कल ही एक वो प्रॉब्लम देखा था जिसमें एक ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करके जाता है। तो जब वो आ रहा था तब वेलोसिटी का कंपोनेंट था नीचे की डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्शन के बाद हुआ ऊपर। तो जब डायरेक्शन 180 से चेंज होता है, टोटल चेंजेस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज इनिशियल वैल्यू, तो व्हाट इज द आंसर, हाँ तो आंसर हो गया खत्म, और करेक्ट है ये। लेकिन ये आपका क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल के लिए सॉल्व हुआ, 180 के लिए। अगर ऐसा बोल दिया होता कि प्लेन ने 1/4 ऑफ अ सर्कल मतलब 90 डिग्री कवर किया, तो फिर अब सॉल्व कैसे करोगे। उसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बना के दे देता हूँ, और ये जनरल फॉर्मूला हर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ देखा है आपने, फॉर एग्जांपल वो जो मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड होता है क्लॉक का, वो तीनों के तीनों हैंड्स यूसीएम में है। क्यों, क्योंकि हर 60 सेकंड के बाद सेकेंड हैंड वापस अपनी जगह पे होगा, और सेकेंड हैंड कहीं पे भी हो उसका स्पीड सेम होता है। मिनट हैंड हर 60 मिनट के बाद अपनी जगह पे वापस आएगा, और वो कहीं पे भी हो उसका स्पीड सेम होता है। सिमिलर इज फॉर आवर हैंड। और कहाँ पे, और अगर आपके पास एक गाड़ी है जो सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कहाँ पे, कॉनिकल पेंडुलम,
कोनिकल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग लेते हो, उसको डिस्प्लेस करते हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो, एंड दिस पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, वहां पे भी एप्लीकेबल है। एरोप्लेन के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अंडर वन कंडीशन, द मोशन शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं? सी लुक, वो एक फॉर्मूला पता लग गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल अगर इनिशियली मान लो ए पॉइंट पे था, तो ए पॉइंट पे उसका स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, तो ये है वेलोसिटी v एट a। और ये वेलोसिटी v एट a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v है, क्योंकि स्पीड क्या है? सेम है। जब a से, बाय द वे ये उसका रेडियस है, जब पार्टिकल a से b पे आएगा, किसी पॉइंट पे आएगा, तो उस केस में वेलोसिटी एट b विल बी अगेन टेंजेंट, तो इट इज वेलोसिटी एट b। तो यहाँ पे आ गया वेलोसिटी एट b, लेकिन स्पीड कितना है? उतना ही है। लेकिन a से b आने में इसने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया वो कितना है? थीटा। करेक्ट? यहाँ तक हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज सेम बट वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग। एंड जस्ट नाउ वी सॉ वी हैव द पावर टू टेक दिस वेक्टर एनीवेयर वी वांट, प्रोवाइडेड हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं और हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो ए वेलोसिटी को हम बी पॉइंट पे दिखा देंगे। दिखा सकते हैं? यस दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस। तो आप ये कर ही सकते हो, नो इश्यूज। तो यू कैन जस्ट शो समथिंग लाइक दिस। इसका अंदर हमने किया क्या? हमने ऐसा किया कि b का जो वेलोसिटी वेक्टर है और a का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, सेम पॉइंट पे लाया। इससे हुआ क्या? हमको क्या चाहिए था? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सामने वाला जो वेक्टर है ये बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कौन है? ये डेल्टा v है। ये कौन है? ये vb है। और ये कौन है? ये va है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v है। उसका कितना है? v है। और अब ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, अगर दो लाइंस में एंगल थीटा हो तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसमें भी एंगल थीटा होता है। तो लाइन नंबर 1 को परपेंडिकुलर कौन है? VA। लाइन नंबर 2 को परपेंडिकुलर कौन है? VB। तो VA और VB इन दोनों को परपेंडिकुलर, सॉरी, लाइन नंबर 1 को परपेंडिकुलर कौन है? VA। और 2 को कौन है? तो 1 और 2 में एंगल कितना है? थीटा। तो VA VB में कितना होगा? तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब if I ask you a simple question, let us say I have this right angle triangle. This side is A, this side is B, this side is C. What is C square? A square plus B square. Pythagoras theorem. Now let us say I will change the situation a little bit. अब मुझे बताओ what is C square? ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना, तो सी कोसाइन रूल उस केस में आता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर ये एंगल 90 होता तो अपने आप ही 0 हो जाता। करेक्ट? तो इसको समझना कैसे? हमको जो साइड फाइंड करना है सी, उसका अपोजिट एंगल है थीटा। सी स्क्वायर इक्वल टू, अब सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ना, राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर का रिलेशन में कोई भी नहीं आने वाला है। बचे हुए दो साइड्स कौन है? दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसका हमारे साथ क्या रिलेशन आ गया? ये क्या है? ये एक साइड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v है। ये कौन है? दूसरा साइड है, मैग्नीट्यूड कितना है? v है। एंगल का अपोजिट कौन है? डेल्टा v है। हमको फाइंड क्या करना है? डेल्टा v फाइंड करना है। यहाँ पे कौन फाइंड करना था? c। यहाँ पे कौन फाइंड करना है? डेल्टा v। तो डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू पहला साइड v, दूसरा साइड भी v, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2bv कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यह आ जाएगा 4 वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो डेल्टा वी आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? 2v साइन थीटा बाय 2। ये जनरल फॉर्मूला है। अभी आप कहीं पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो अप्लाई कर सकते हो। लुक, यहाँ तो एंगल 180 बना था क्योंकि ये डायरेक्टली वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया रिवर्स। हाफ सर्कल में वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 से चेंज होता है, राइट? तो अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करता तो डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। वी कितना दिया है? 100। थीटा कितना बना? 180। व्हाट इज 180 बाय 2? व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1। तो आंसर यहां से भी कितना आता है? 200। अगर ऐसा बोला होता कि एरोप्लेन एरोप्लेन कंप्लीट 1/4 ऑफ अ सर्कल, 90 साइन ऑफ 90 by 2 साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 45 1 by root 2 200 by root 2 is 100 root 2 100 root 2 ऑप्शन नंबर सी, राइट? तो ये जनरल फॉर्मूला कभी भी बना के चलोगे तो आपको ही आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two forces 3 Newton and 2 Newton are at angle theta such that the resultant is R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2R. The value of theta is. तो एक्सट्रीमली सिंपल, हमारे पास दो फोर्सेस है 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। दे आर एट एन एंगल थीटा सच दैट द रिजल्टेंट इज आर। अब आपने पहले फोर्स को डबल कर दिया, 6 कर दिया, रिजल्टेंट भी हो गया डबल। तो पहले ऐसा था, ये ए है 3 न्यूटन, ये बी है 2 न्यूटन, एंगल है थीटा, रिजल्टेंट है आर। अब आपने इस वेक्टर को डबल कर दिया तो ये चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज हुआ पहला वेक्टर और रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक वेक्टर भी बढ़ा तो रिजल्टेंट विल इंक्रीज। तो अब आपको पूछा गया है, दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ थीटा इज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो थीटा मतलब कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, दो केसेस हैं इसके यहाँ पे। केस 1 में आपके पास ए वेक्टर था 3 न्यूटन और बी वेक्टर था 2 न्यूटन और रिजल्टेंट R1 था R न्यूटन, करेक्ट? एंगल था थीटा। रिजल्टेंट R इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, करेक्ट? now the clear? then R equal to under root of 3 square plus 2 square plus 2 into 3 into 2 cos of theta। R square सॉरी R इक्वल टू स्क्वायर तो बाद में करूंगा ही, R इक्वल टू 9 plus 4 14 2 into 3 6 into 2 12 cos theta। Squaring on both sides, R square equal to 13 plus 12 cos theta, इक्वेशन नंबर 1। ये केस 1 यहाँ पे हो गया खत्म। अब केस 2 में, इन केस 2 ओनली वैल्यू ऑफ ए इज डबल। 3 को कर दिया आपने 6 न्यूटन और जो बी था वो एज इट इज है और जो रिजल्टेंट है वो कितना बन गया? 2R। तो वापस से जो जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे R के यहाँ पे क्या लिखोगे? 2R अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस बी कितना है? 2 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, 2ab cos थीटा। तो 2R इक्वल टू 36 प्लस 4 40, 2 into 6 12 into 2 24 cos theta। Squaring on both sides, 4R square equal to 40 plus 24 cos theta, इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग बाय डिफॉल्ट सब्ट्रैक्शन या एडिशन के मोड में होते हैं। अगर आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या? ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ना R कैंसिल होगा ना थीटा कैंसिल होगा। हमको फाइंड करना था थीटा।
अगर एक ही इक्वेशन है, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ही इक्वेशन बचेगा आपके पास, तो एक इक्वेशन में दो अननोन हो तो सॉल्व होता है क्या? वो आर पता है कि हमको, तो आर नहीं चाहिए तो डिवाइड करो। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दोगे। तो 4r² और यहाँ पे क्या है r², क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में क्या था r² इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा अपॉन 13 प्लस 12 cos थीटा। r² हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 4 द 52, 12 4 द 48 इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा इक्वल टू 40 माइनस 52। ये 24 cos थीटा है, ये माइनस 12 है, तो cos थीटा आएगा माइनस 12/24 माइनस हाफ, और माइनस हाफ आता है 120 डिग्री पे। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, अभी ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैक्सिमम होता है सेम डायरेक्शन में, मिनिमम होता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है। a प्लस बी 17 है, a माइनस बी 7 है। If these two vectors are at right angle to each other, the magnitude of the resultant is simple, extremely simple. ये एक वेक्टर है, सम वेक्टर a, ये दूसरा वेक्टर है, let us say b. So you have two vectors, a vector and b vector. Now, if these two vectors are in same direction, तो ये आपके पास होगा a प्लस बी इक्वल टू 17। Whereas अगर यही केस आप ऐसा लिखते हो, तो दिस इज a माइनस बी इक्वल टू 7। अगर यही केस, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, यही केस अगर आपके पास दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का है, तो रिजल्टेंट होगा इसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर r बार विच इज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको r मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको समझना क्या था कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब 2a, a 2a, b माइनस बी गया, कितना 24, तो a कितना 12। अगर a 12 है तो b इज 5, क्योंकि a माइनस b इज 7, तो a माइनस 7 इज b, 12 माइनस 7 दैट इज b, तो b इज 5। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 169 दैट इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर